जी आवाज आ रही है जी मेरी आप लोगों को रिजवान। जी सर, अभी आ रही है। अच्छा चलें लेट जी मी। सर, आ रही है हाँ सर, जी आपकी सर आ आ रही रहा है। है। ठीक है जी बस थोड़ा सा ये समटाइम्स बहुत इशू होते हैं। बहरहाल खैर अगर आवाज आ रही है तो ठीक है। ओके। स्लाइड इज आल्सो विजिबल ऑनलाइन। यस सर। अच्छा जी ओके। मैं यस बात ये कह सर। रहा था कि दिस इज होल ऑफ ह्यूमन नॉलेज और से हम जब अपनी स्टडीज शुरू करते हैं या यस सर एक वक्त में अपने स्टडीज को पढ़ने को स्टार्ट करते हैं तो हम बेसिक स्कूलिंग में से हर डोमेन से कुछ ना कुछ चीज़ें कवर करते हैं। ठीक है। हम उर्दू भी पढ़ते हैं यानी लिंग्विस्टिक भी पढ़ते हैं हम इस्लामियात भी पढ़ते हैं हम हिस्ट्री भी पढ़ते हैं हम साइंस भी पढ़ते हैं हम आर्ट्स भी पढ़ते हैं। ठीक है। आफ्टर हाई स्कूल जब हम थोड़ा और आगे जाते हैं एफएससीज के ऊपर तो अगेन उसी के ऊपर बिल्ड करते हैं। बट इट स्टिल इट्स इन ऑल डोमेन्स। हर जगह से कुछ ना कुछ चीज़ें कवर करते हैं। जब हम बैचलर्स करते हैं तो बैचलर्स के अंदर एक स्पेशलिटी इंट्रोड्यूस की जाती है आपको या तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर लेंगे या आप सीएस में चले जाएंगे या आप जो है ना वो आर्ट्स एंड लिटरेचर में कोई काम कर लेंगे लिंग्विस्टिक में कोई बीएस कर लेंगे। तो किसी एक खास एरिया में थोड़ी सी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ी जाती हैं बट अगेन फोकस जो है वो एक हर डोमेन के अंदर होता है। फंडामेंटल नॉलेज कवर होती है एरिया ब्रेथ कवर होते हैं एरिया डेप्थ कवर होते हैं। थोड़ा सा आप एक फोकस किसी एक डायरेक्शन में जाते हैं बैचलर्स के अंदर। और मास्टर्स के अंदर जो है वो हम उसी जो हमारी बेसिक स्पेशलिटी होती है उस पर बिल्ड करते हैं उस एरिया में अपनी नॉलेज को डेप्थन करते हैं या बढ़ते हैं आगे। अंडरस्टैंडेबली ये मकसद होता है मास्टर्स का। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है जो नोट करने वाली ये है कि जो मास्टर्स में स्टडीज़ हैं वो स्टिल विद इन दी वर्ल्डली डोमेन ही रहती है। किसी से ये एक्सपेक्ट करना कि वो ऐसा कोई काम करेगा कि दुनिया में कभी ना हुआ हो मास्टर्स के अंदर विद थीसिस और विदाउट थीसिस इट्स नॉट राइट। यानी ना ही किसी सुपरवाइजर को ऐसा करना चाहिए ना ही ऐसा एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाँ कुछ लोग जो है वो पुश करने के लिए स्टूडेंट्स को थोड़ा सा एक टारगेटेड काम देते हैं कि जितना मैक्सिमम मैं से ड्रॉ कर सकता हूँ तो मैं प्रेशराइज करूँ। बट ये याद रखिए कि हर सुपरवाइजर हर टीचर जो है ये ही एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि आप कुछ ऐसा चीज़ करेंगे जो कि दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है और एम ये होगा आपका कि इससे आप सीखेंगे। यू विल ट्राई टू लर्न फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वर्क्स जो हम बात अभी कर भी रहते हैं ना बहुत सारे रिसर्च पेपर्स की पब्लिश पेपर्स की। वो इसलिए है कि उनके अंदर जो चीज़ें हुई नहीं है वो मैंने नहीं की हुई हैं। अगर मैं उनको पढ़ के उस तरीके से कर भी लूँ तो ये मेरी बहुत बड़ी कामयाबी है कि मैंने उस तरह की चीज़ जिस तरह से दुनिया में कोई और सोच रहा है या कर रहा है और जो स्टैब्लिश्ड है रिव्यूड काम है। आई हैव फॉलोड द फुटस्टेप्स एंड आई हैव डन दिस इन माई ओन डोमेन। राइट। सो मास्टर्स की जो नॉलेज है वो एक खास एरिया में जरूर होती है लेकिन दुनिया की इंफॉर्मेशन के अंदर ही होती है। ठीक है जफर साहब आप भी जफर ही है ना। तो चाय वगैरह पी के नहीं आए अभी। नहीं। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा लेकिन जब आप पीएचडी की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं तो पीएचडी के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो दुनिया की नॉलेज उस डोमेन में एग्जिस्ट करती है आप उस एरिया में मैक्सिमम चीजें पढ़ेंगे और इतनी इंफॉर्मेशन गेन हो जाएगी आपको कि जो दुनिया का एज है वहां तक आप पहुंच जाएंगे नहीं जो कुछ हुआ हुआ है उस डोमेन के अंदर उस खास एरिया के अंदर यू जस्ट रीच टू दैट बाउंड्री को टच करें। एंड अल्टीमेटली इफ यू फोकस ऑन द बाउंड्री तो मकसद ये होता है कि यू यू कीप पुशिंग दैट बाउंड्री फॉर फ्यू इयर्स। पीएचडी के लिए देर आर 7 years गिवन टू 7 to 9 years आर गिवन टू अ स्टूडेंट। और उसमें अगेन आपसे कुछ कोर्स वर्क कराया जाता है फिर उसके बाद कुछ थीसिस डायरेक्शन में आपको लेके चला जाता है और आप 3-4 साल जो है वो उस कोशिश में लगे रहते हैं कि मैं कोई ऐसा काम करूं जो कि जाए। यानी हम उसको सिर्फ देखें जो उसने काम किया तो ह्यूज काम किया हुआ है। ठीक है उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। बट ब्रॉड ओवरऑल डोमेन के अंदर जो है इट इज अ वेरी स्मॉल वर्क इन द इंटायर इंफॉर्मेशन जो कि दुनिया में एग्जिस्ट करती है। मकसद क्या है इस सारी स्लाइड को दिखाने का कि जो हमारे मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं बीइंग यू जो आप सारे के सारे हैं तो आपने ना खुद ये कोई बहुत एम्बिशियस एम्स रखने हैं कि जी मैं कोई ऐसी चीज सेलेक्ट करूं या सोचूं या करूं जो कभी ना हुई हो। ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं है। सिर्फ कुछ लोग दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जो कि मास्टर्स में फॉर्मल रिसर्च में उन्होंने ऐसा कोई काम किया जो दुनिया में नहीं हुआ हुआ था। लाइक शायद अगर आप सीएस डोमेन के हैं तो आपने नाम सुना होगा कॉग्निटिव रेडियोस का।
कॉग्निटिव रेडियो जो है ये जोसेफ मेटुला एक स्पेनिश स्टूडेंट था मास्टर्स का, जिसने अपने एमएस के थीसिस के अंदर वो काम किया था, जो कि बाद में लोगों ने उस पर पीएचडीज की हैं, अभी तक चल रही हैं। और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह आप सेल फोन पे जब बात कर रहे हैं तो किसी एक सर्विस से अटैच होते हैं आप। सो ही गेव द कॉन्सेप्ट कि नहीं जी, अगर आप किसी एरिया में हैं जहाँ पे सर्विस नहीं एग्जिस्ट करती, तो आप किसी और सर्विस पे जंप कर लें, उसकी वाइट स्पेस अवेलेबल है, तो you jump to that service and pay that service for that time duration, and once your own service areas appear, you can jump back to your domain. इसको हम कहते हैं कि कॉग्निशन ऑफ द डोमेन, के दुनिया के जो इर्द गिर्द आपके सेलुलर स्ट्रक्चर हैं उन पे आपको पता है। ओके जी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी सर। जी उसामा, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ब्रेक हो रही है। शायद इंटरनेट का इशू है आपके एंड पे। पीछे 5-10 मिनट में कुछ समझ नहीं आया सर। हाँ, मेरे ख्याल में देर वॉज सम इशू, बट इट मस्ट हैव बीन रिकॉर्डेड। आप जब रिकॉर्डेड लेक्चर देखें तो वहां पे इसको कवर जरूर कर लीजिएगा, या अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें। सर अभी भी आवाज़ कट रही है आपकी। अच्छा जी, ठीक हो गया। मैं थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अभी आवाज आ रही है आपको? सर अभी आ रही है, पहले कट रही थी सर। अच्छा चले, बस मेरे ख्याल में ये थोड़ी सी इशू थोड़ा सा इस तरफ है, बट ये कि होपफुली ये ठीक हो जाएगा। लेट मी कनेक्ट विद अदर सर। पावर पावर पॉइंट ही गड़बड़ करनी शुरू हो गई। अकेले अकेले खा रहे हैं आप, बाकियों को नहीं खिला रहे? क्या लाए, चिप्स लेकर आए हैं? जी सर, सॉरी, वो चिप्स खा रहा था सर। अच्छा जी, ठीक हो गया। बिल्कुल खाएं जी, आप अपने घर में सब सबको अकेले अकेले ना खाएं, सबके साथ मिल के खाएं। ओके, मैं सिर्फ इंटरनेट का कनेक्शन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, टेकिंग अ लिटिल टाइम। कनेक्ट कर देते हैं। बड़ी बड़ी दवाइयाँ जी आप। जफर साहब आप आइए। खैरियत है? नींद रात को पूरी नहीं हुई? ट्राई किया जाए।
थोड़ा सा अगर आप कॉल करें, थोड़ा सा इसको ट्राई करें, मैं कनेक्ट हो जाए इधर से। हो गया? एक मिनट, बस 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 बस, ठीक है, ठीक है, ठीक है। नहीं, ठीक है, ठीक है, इट्स ओके। ओहो, सही है। चलो, एक दफा जब चीज कनेक्ट हो जाए ना, फिर बस उसको छेड़ना नहीं चाहिए। कैमरा तो एक कैमरा, एक सिम लेगा, टैब का एक कैमरा, एप्पल का भी टैब। सर आवाज नहीं आ रही है। आप लोग मेरे जी, ख्याल आवाज ज्वाइन। की आवाज आवाज नहीं आ रही, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा अभी। मैं अभी आ रही है आवाज? जी सर, आवाज आ रही है सर। हाँ जी, बस वो बस मैं यस, यस सर, आ तक। गई आवाज सर हाँ आपकी। जी जी, मैं इंटरनेट का कनेक्शन चेंज कर रहा था बस। इट इज डन, आई थिंक नाउ इट्स फाइन एंड वी कैन स्टार्ट नाउ। ओके, तो चलें। अभी आपको स्लाइड विजिबल हो गई होगी, और श्योर इधर भी विजिबल आ जाएगी, विजिबिलिटी आ जाएगी। चलें चलें। अच्छा जी, ओके, आई थिंक नाउ विजिबिलिटी आपको भी होगी, और इधर क्लास में भी आ गई है, और मेरी आवाज़ भी आ रही है आपको? यस सर। जी, ओके। सो जो अभी तक हमने चीज़ें कवर की हैं, इसके लिहाज से कुछ क्वेश्चन आंसर भी थे, वो मैंने रिस्पॉन्ड कर दिए हैं। और मैं थोड़ा सा ये जो फेजेस ऑफ थीसिस हैं, इनके ऊपर दोबारा एक दफ़ा बात कर लूँ, फ्रॉम बोथ मास्टर्स एंड पीएचडी परस्पेक्टिव। तो जिस तरह से मैंने पिछली क्लास में भी किसी हद तक बताया था कि जो हमारे मास्टर्स की अगर हम बात करें पहले, तो एज पर दी एचईसी न्यू गाइडलाइन, अभी एचईसी की ग्रेजुएट एजुकेशन पॉलिसी 2023 में नहीं आई है। आई विल शेयर इट ऑन द ग्रुप, आप उसको गो थ्रू करें। इट्स अ गुड रीड कि उसमें एलिजिबिलिटी से लेके एडमिशन के बाद आपके प्रोसेसिंग और डिफरेंट फेजेस के ऊपर बड़ी सेर हासिल बातें लिखी हुई हैं। उनको आप देखें और उसको एक दफ़ा पढ़ें, और उसमें कोई डाउट्स हो तो हम अगली क्लास में उनको डिस्कस कर सकते हैं। उसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे कि क्या चीज़ क्यों की जा रही है और उसका वजह क्या है। तो एक तो ये डॉक्यूमेंट देखिएगा। उसी के अंदर से अगर मैं बात करूं, तो थीसिस जो इस वक्त हमारे पास यानी जो मास्टर्स का प्रोग्राम है, उसके अंदर 30 क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है।
एक मास्टर स्कॉलर के लिए, जिसमें से 24 क्रेडिट आवर्स वो थ्रू कोर्स वर्क कर सकता है, यानी 8 सब्जेक्ट्स पढ़ता है, जिसमें कुछ कोर होते हैं और कुछ इलेक्टिव एरियाज के कोर्सेज होते हैं, जिस तरह सबने किए भी। और उसके बाद आप फिर डिसाइड कर सकते हैं कि ओके जी, मैं अब दो कोर्सेज के इक्विवेलेंट जो है थीसिस में रजिस्टर होना चाहता हूँ, जो कि 6 क्रेडिट आवर के बराबर कोर्स वर्क बनता है। और 6 क्रेडिट आवर में आप फिर अपना थीसिस करते हैं, और थीसिस करके फिर आप अपनी डिग्री जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं। अगर आप वो थीसिस नहीं करना चाहते तो आप दो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं 6 क्रेडिट आवर के इक्विवेलेंट, और तब भी अपने 30 क्रेडिट आवर्स पूरे करके अपना मास्टर्स का कोर्स वर्क पूरा करिए, मास्टर्स का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हैं। तो 30 क्रेडिट आवर्स का आपने टोटल कोर्स लोड लेना होता है, इंक्लूडिंग थीसिस। जो लोग थीसिस नहीं करना चाहते वो नॉन थीसिस ऑप्शन पे जा सकते हैं, इसकी परमिशन है, यूनिवर्सिटी भी देती है और एचईसी भी देती है। एचईसी यूनिवर्सिटी पे छोड़ती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पे स्ट्रिक्ट होती हैं, वो आपको थीसिस लाजमी कराती हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि थीसिस करना जो है वो बेहतर है स्टूडेंट के लिए स्टेज के ऊपर। और शायद हमने थोड़ा सा बिजनेस ओरिएंटेड होके थोड़ा सा इसको नॉन थीसिस ऑप्शन पे ले गए हैं। दुनिया भर में ये जहाँ पे भी इस तरह से है, उसका मकसद यही है कि टाइम पे लोग कंप्लीट करें और जाएं, हमारा जो पैसा है वो हमें दें, और दे दें देखो अननेसेसरी हमारे साथ लिंगर ऑन ना करें। बट जो सोल या कहेंगे जो रूह है मास्टर्स की, वो थीसिस करना है। इसलिए कुछ यूनिवर्सिटीज अब भी स्ट्रिक्ट हैं कि विदाउट थीसिस वो आपको मास्टर्स में लेके नहीं चलती। नंबर वन। नंबर टू चीज ये है कि पीएचडी के लिए नाउ यू हैव मोर टाइम पीरियड। पीएचडी में जो मास्टर्स में मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 4 साल की होती है। 4 साल के अंदर अंदर आपने अपना ये सारा पोर्शन जो है कंप्लीट करना होता है, जिसमें कोर्स वर्क और थीसिस दोनों शामिल हैं। और जैसा मैंने कहा कि अगर आपका कोर्स वर्क पूरा हो गया, आपने 10 सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और आप समझते हैं कि जी मैंने अभी थीसिस में डिसीजन लेने में टाइम लेना है, तो आप डिग्री को ओपन रखें अपनी, और विद इन दैट 4 ईयर टाइम पीरियड किसी वक्त भी आप थीसिस की ऑप्शन पे होमवर्क करके थीसिस के अपने जो फेजेस है वो पूरे करके आप थीसिस करके डिग्री अपनी फिर क्लोज कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड अगर हम पीएचडी की बात करें, तो पीएचडी के अंदर जो आपके पास अगेन सिमिलर वे में आपकी एलिजिबिलिटी के बाद आपको जब आप एडमिशन हो जाता है आपका, एडमिशन क्राइटेरिया के लिए आप वो जीईपी पढ़ेंगे कि क्या कंडीशंस हैं उसके ऊपर। बट विदाउट थीसिस और विद थीसिस दोनों ऑप्शंस एचईसी ने ओपन रखी हुई है कि यू कैन टेक पीएचडी एडमिशन, चाहे आपने थीसिस किया है चाहे नहीं किया। यूनिवर्सिटीज जो है जनरली नॉन थीसिस पे पीएचडी में एडमिशन नहीं देती। रीजन बीइंग के पीएचडी के अंदर आपने रिसर्च आर्टिकल्स लिखने होते हैं, तो अगर आपकी पहले ट्रेनिंग नहीं हुई हुई तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए पीएचडी स्टेज के ऊपर विद दैट एज ब्रैकेट के उस पैटर्न को दोबारा से लेके चले। इसलिए इसको रेकमेंड नहीं किया जाता, बट अलाउड है। पीएचडी के अंदर अगेन आपको 6 प्लस या 6 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं, यानी तकरीबन 18 क्रेडिट आवर्स का कोर्स वर्क कराया जाता है, और 30 क्रेडिट आवर का आपको थीसिस कराया जाता है। राइट, सो अकॉर्डिंगली आप जो है वो थीसिस वर्क भी करते हैं, और आप जो है वो अपना कोर्स वर्क भी करते हैं। कोर्स वर्क के बाद जो पहली स्टेज होती है वहाँ पे वो आपका प्रपोजल डिफेंस होता है, और प्रपोजल डिफेंस के बाद आप रिसर्च क्रेडिट्स जो है वो इनरोल करते जाते हैं, और अल्टीमेटली आप अपना थीसिस डिफेंस में चले जाते हैं। और वहाँ पे जो आपको टाइम पीरियड है मिनिमम 3 इयर्स पीएचडी का टाइम पीरियड है। 3 साल से पहले आपको फाइनल डिफेंस करने की परमिशन नहीं होती, और मैक्सिमम जो है वो 7 इयर्स है, और एक्सटेंडेबल टू 9 इयर्स, यानी एक एक साल का वाइस चांसलर जो है वो आपको एक्सटेंशन दे सकता है बेस्ड ऑन दी सिवियरिटी ऑफ योर वर्क, कि आप अभी और काम की रिक्वायरमेंट है और आप आगे जा सकते हैं। खैर, पीएचडी इज डिफरेंट डोमेन एट द मोमेंट। पीएचडी पे हम बात तो करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फोकस हम मास्टर्स पे रखेंगे। तो मास्टर्स पे अगर मैं दोबारा हूँ और यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ, तो यहाँ पे जहाँ आप एनरोल्ड हैं, यहाँ पे 2 फेजेस हैं थीसिस के। एक को हम नाम देते हैं TH1 थीसिस 1, और एक को नाम देते हैं हम थीसिस 2। थीसिस 1 पे फोकस ज़्यादा है, क्योंकि थीसिस 1 मीन्स योर प्रपोजल डिफेंस, या इन अदर वर्ड्स टाइटल की सिलेक्शन और टाइटल का होमवर्क, कि ये काम जो है वो ठीक है या नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ टाइटल इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, कि आपने ठीक डोमेन के अंदर ठीक डायरेक्शन में अपना टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लिया है, तो उम्मीद है कि आप अपना बाकी काम भी ठीक कर लेंगे। तो TH2 पे फोकस थोड़ा कम है, थोड़ा कम है। TH1 पे फोकस ज़्यादा है, चूंकि यूनिवर्सिटी के हर यूनिवर्सिटी में कैंपसेस होते हैं और डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो स्टेज वाइज कुछ कमेटीज बनी हुई है। पहली कमेटी जो है वो डिपार्टमेंट कमेटी होती है। आप अगर डिपार्टमेंट ऑफ
मैनेजमेंट साइंस के अंदर पढ़ रहे हैं यानी एमएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं तो आपके डिपार्टमेंट की एक इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल बनेगी ईसीपी के नाम से, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि there are 3 campuses and 3 campuses have multiple departments, so every campus has to come up with some defenses at their own campus level. So जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, अगर मैं इधर आ जाऊं तो वो है ईसीपी की। ईसीपी हर डिपार्टमेंट की स्टैब्लिश की जाती है, हर डिपार्टमेंट की हर सेमेस्टर में स्टैब्लिश की जाती है। इस सेमेस्टर में ईसीपी मैनेजमेंट साइंस डिपार्टमेंट की एक ईसीपी है जिसको हेड उसके एचओडी करते हैं और उसके मेंबर्स में 2 सीनियर फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटिंग की अलग ईसीपी है, उसके एचओडी उसको हेड कर रहे हैं, 2 उसके कमेटी मेंबर्स हैं। इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अलग ईसीपी है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की अलग ईसीपी है। तो हर डिपार्टमेंट की एक इवैल्यूएशन कमेटी फॉर प्रपोजल होती है हेडेड बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट and they are independent in their decision making. Supervisor is not part of ECP. Supervisor is not part of ECP. So ECP जो है उसका एक ECP चेयरमैन एक एचओडी होगा और बाकी उसके मेंबर्स होंगे। ठीक है, और जब ECP पे आप आते हैं यानी इनिशियल स्टेज ऑफ योर पासिंग इज दैट यू डिसाइड यू सेलेक्ट अ TH1। ओके जी, मैं TH1 में एनरोल होना चाहता हूँ, तो आप जैसे कुछ लोग आप में से TH1 में इस सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, तो पॉलिसी ऑन एनरोलमेंट इज दैट इट शुड बी अ रेगुलर सेमेस्टर। समर सेमेस्टर में आप थीसिस 1 एनरोल नहीं करते, ना ही थीसिस 2 एनरोल करते। रेगुलर सेमेस्टर में आप एनरोल कर सकते हैं, स्प्रिंग में भी कर सकते हैं, फॉल में भी कर सकते हैं। नंबर 1। सो से अब अगर आप फॉल में इस TH1 एनरोल करते हैं, लाइक फॉल 24 में आपने किया, या से अभी एक एग्जांपल लेते हैं कि स्प्रिंग में आपने एनरोल किया है, तो स्प्रिंग स्टार्ट हुआ है अभी जनवरी के मिड से, 14-15 जनवरी से शुरू हुआ है। आपको एक डेट दी जाएगी समवेयर इन अप्रैल और मई बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर टू डिफेंड योर TH1 इन फ्रंट ऑफ ECP। सो ECP की एक डेट डिसाइड हो जाएगी, से फॉर एग्जांपल 22 मई, और आपसे कहा, आपको दे दिया जाएगा 1 महीने पहले कि जी 22 मई अभी आप अपना काम करें। ये जो TH1 का काम है ये आपके सुपरवाइजर के साथ होता है, आपका इंडिपेंडेंटली आप अपने सुपरवाइजर के साथ काम करते हैं, इसकी कोई क्लास नहीं होती। रिसर्च मेथड का जो कोर्स है ये अपना एक सेपरेट कोर्स है, इसका कोई ताल्लुक जो है वो TH1 के साथ डायरेक्टली नहीं है, बट इसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि TH1 की प्रिपरेशन आपकी अच्छी हो जाए एंड TH2 के बारे में भी पता हो, और इवन PhD के मुताबिक जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो भी सारी आपको क्लियर हो, बट इसका ताल्लुक TH1 से डायरेक्ट नहीं है। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। सो अगर TH1 पे दोबारा मैं आ जाऊँ तो TH1 इज थीसिस 1 एंड अ डेट इज गिवन टू यू। ECP इज कॉल्स ऑल दी स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स उस डिपार्टमेंट के उस सेमेस्टर में रजिस्टर हुए होते हैं उन सबको वो एक दिन बुलाएंगे और उन सब से वो प्रेजेंटेशन लेंगे और अकॉर्डिंगली ग्रेड करेंगे आप, जिसमें सुपरवाइजर आप उसका हिस्सा नहीं होगा, और वो आपके टाइटल को प्राइमरीली देखेंगे कि टाइटल ठीक सिलेक्ट हुआ है और इस पर ठीक लिटरेचर रिव्यू हुआ है। फोकस या सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज टाइटल सुटेबिलिटी एंड करेक्ट डायरेक्शन ऑफ लिटरेचर रिव्यू। ECP से आप क्लियर करते हैं तो उसी सेमेस्टर में आपकी जो डॉक्यूमेंट है अब वो डिपार्टमेंट से क्लियर हो गई है, यानी आप डिपार्टमेंट से पास हो गए। तो डिपार्टमेंट एक है लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल एक कमेटी होनी चाहिए जिसे हम कैंपस लेवल कमेटी कहते हैं, जिसका जैसा यहाँ मेंशन है कि ये हर डिपार्टमेंट की अलग अलग ECPs हैं, और एक कैंपस लेवल कमेटी है जिसका नाम है GSC, ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी। वंस यू क्लियर ECP से 22 मई को आपने ECP क्लियर किया, राइट, सो उसके 2 से 3 हफ्ते के बाद ग्रेजुएट स्टडीज कमेटी की एक मीटिंग होगी जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स की ECP के रिजल्ट्स आएंगे फॉर क्लियरेंस, एंड GSC इज हेडेड बाय द डीन। इट्स चेयर इज डीन। डिपार्टमेंट जो आपके यूनिवर्सिटी कैंपस के जो डीन है वो उसको चेयर करते हैं। इसमें हर HOD मेंबर होता है along with 1 सीनियर फैकल्टी मेंबर, and there are 2 external members invited to evaluate the thesis proposals once again. So I repeat, it's a campus level committee. If you clear the department, then your case is presented to campus level committee, and again they may ask any student to present again for which they think there is some issue and the title is not correct, or there is some probably favoritism by the department or biasness of the department. So they may ask anybody to come again and present in front of them.
और ये उसके मेंबर्स होते हैं, और वो अगेन उनको एवेलुएट करते हैं, और अगर कोई ऑब्जर्वेशन हो तो वापस करते हैं ठीक करने के लिए, और अगर ठीक हो तो क्लियर कर देते हैं जीएससी। इट मींस यू आर क्लियर्ड फ्रॉम ईसीपी, यू आर क्लियर्ड फ्रॉम जीएससी। मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट से क्लियर हो गए, कैंपस से क्लियर हो गए। अब देयर शुड बी अ कमेटी जो कि यूनिवर्सिटी लेवल कमेटी हो, बिकॉज कैंपसेस आर 3। एक कैंपस जो है वो इस्लामाबाद कैंपस है, एक पेशावर कैंपस है, एक रासुल खैमा कैंपस है। हर जगह पे डिपार्टमेंट्स हैं, हर जगह पे जीएससीज हैं। उन सारे जीएससीज के कमेंट्स सेंट्रली आएंगे एक कैंपस पे, जीएसआरएमसी एक और कमेटी है जिसका मतलब जिसके जो स्टैंड करता है ग्रेजुएट स्टडीज रिसर्च मैनेजमेंट काउंसिल। Graduate Studies Research Management Council. This is the university level committee headed by a vice chancellor. All the deans of different campuses, they are on board. They come either online or physical presence. Then there are 2 external members during its meeting. Like अगर पेशावर में होगी तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर से कोई एक मेंबर आ जाएगा, सीकोज यूनिवर्सिटी से कोई मेंबर आ जाएगा। इस्लामाबाद में होगी तो कॉमसेट से एक मेंबर कोई आ जाएगा, नस्ट से एक मेंबर आ जाएगा। तो डिपेंड करता है कि वो उन्होंने किसको अप्रोच किया, और वो जो प्रपोजल्स थे उनकी नेचर क्या थी, उनके ऊपर डिपेंड करते हुए कि सारे लाइफ साइंसेज के हैं तो लाइफ साइंसेज की यूनिवर्सिटी का एक्सटर्नल होगा, उनमें ज़्यादा जो है वो मैनेजमेंट साइंस के हैं तो मैनेजमेंट साइंस का एक होगा, कंप्यूटिंग का होगा, तो वो वेरी करता है। बट 2 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं, हर एचओडी इसका पार्ट होता है, और डीन्स सारे अवेलेबल होते हैं और चेयर्ड बाय वाइस चांसलर। तो जीएसआरएमसी इज दी हाईएस्ट लेवल कमेटी फॉर द अप्रूवल ऑफ थीसिस 1। एंड अगेन इसकी मीटिंग भी हर सेमेस्टर में होती है। लाइक अभी स्प्रिंग में ईसीपी हो गई, उनको पता चल जाएगा ईसीपी हो गई, जीएससी हो गई, उनको पता चल जाएगा, फिर वो कहेंगे ओके जी आप प्लान कर लें, से समवेयर इन जून एक जीएसआरएमसी होगी जिसमें सारे प्रपोजल्स जो हैं वो दोबारा अंडर कंसिडरेशन आएंगे, और फिर उनके अंदर भी अगर कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो रिटर्न करेगा, केस जीएससी पे आएगा और दोबारा ईसीपी पे आएगा और स्टूडेंट के पास आ जाएगा, और हो सकता है वो क्लियर कर दें। सो अगर इन तीनों स्टेज से आप गुजर जाते हैं तो आपका जो इसके एक मिनट्स इनके आते हैं बाय द एंड ऑफ दिस, बाय द एंड ऑफ सेमेस्टर के लिए, कि इस सेमेस्टर में जो TH1 में इनरोल हुए थे ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लियर हो गए। नहीं, अभी मैं इसको आपको आसान करता हूँ ना। देखें ये तो फॉर्मेलिटीज है ना, फॉर्मेलिटीज ऐसे ही होती हैं, बट इसमें आपको शायद 2 कमिटीज का पता ही नहीं चलेगा। जीएससी और जीएसआरएमसी 20 लोगों में से शायद किसी को ना बुलाएं, और ना ही आपको पता चले कि उनकी मीटिंग हो गई और क्लियर हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है वो ईसीपी है, जो कि डिपार्टमेंट लेवल है, बिकॉज दे आर दी एक्चुअल एक्सपर्ट्स इन योर डोमेन। आपने नोट किया वहां पे जो मेंबर्स थे ना वो प्योरली आपके एरिया के हैं। सो दे विल बी दी वन जो कि सबसे ज्यादा आपको थ्रैश करेंगे और आपको जज करेंगे। और अगर उन्होंने पास कर दिया तो जीएससी में ज्यादातर मैनेजरियल रोल होता है या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, जीएसआरएमसी में भी एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, ब्रॉड ओवरलुकिंग है। So they won't be rejecting 99.99% chances में there is no repercussion of their decisions.